उनकी जो रानी है वो नागमती है, जो पहली रानी थी। तो एक दिन राजा शिकार खेलने गए और राजा के पास एक हीरामन तोता था, उसको हीरामन शुक कहते हैं, सुग्गा लोग बोलते हैं ना उसे शुक। तो हीरामन तोता था, तो वो अपना था उनका, मतलब राजा उसको बहुत, रतन सेन उसको बहुत मानते थे। और वो गए शिकार खेलने। रानी जो नागमती उसने स्नान करके और दर्पण के सामने खड़ी हुई और उसको इस बात का अहंकार था कि मैं दुनिया का सबसे रूपवती स्त्री हूं। तो उसने श्रृंगार किए स्नान करने के बाद, और तब जाकर वह खड़ी हुई दर्पण के सामने और पूछी हीरामन सुख से कि ये हीरामन सुख बता कि मेरे जैसे रूपवती स्त्री संसार में दूसरा कोई है क्या। और हीरामन सुख तो बाचाल होता ही और थोड़ा कटुभाषी भी था। उसने कह दिया अगर तुम तो कुछ नहीं हो, सिंघल द्वीप की राजकुमारी जो पद्मिनी है उसके पैर में जो सौंदर्य है तुम्हारे मुख में नहीं है। अब समझ सकते, इतनी कटु भाषा, वो भी एक महिला के लिए दूसरी महिला से तुलना करके। अब तो समझ सकते हो कितना कष्टकर स्थिति होगी। उसने तुरंत कहा बहेली और नौकरों के इसको आप फिनिश करो, ले जाओ इसको, ले जाकर मार के फेंक दो। वो लोग हीरामन सुख को लेकर चले गए। चले तो गए बहेली और नौकर, बाद में लगा कि भाई तो राजा रतन सेन के बड़े प्रिय सुख है, अगर कहीं पता चल जाए तो राजा हमें फांसी न खींच दे, इसलिए उसको छिपा के रख दिया, मारा नहीं। उधर राजा रतन सेन जब आए शिकार से देखे सुख नहीं, कोई कहा उड़ गया, कहा ऐसा हो नहीं सकता। वो चले गए अपने कोप भवन में जाके सो गए भूखे प्यासे, बोले कि तब तक मैं एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरा वो तोता नहीं मिल जाता। अब तो हरकंप मच गया राजमहल में। अब रानी नागमती को भी तो लगा कि अब तो मैंने मरवा दिया, मैं कहां से लाऊं। और नौकर वगैरह को भी लग रहा था तो जान हमारी जाएगी। तो वो तुरंत लाके सुख को ले आके चुपके से फिर आके डाल दिए वहीं पर। और सुख है राजा रतन सेन मिली, बहुत खुश हुई अपने सुख को पाके। पूछा तुम कहां चले गए थे। वो तो बाचाल और बोलने वाला प्राणी था। वो कहा मैं जाऊंगा कैसे, मैं तो आफत में पड़ गया, मैं ऐसे ऐसे बोला इसके लिए मुझे तो ऐसे हो गया था, मैं तो बहुत मुश्किल से बच के आपके पास आ रहा हूं। तो राजा रतन सेन उसे तो कुछ नहीं, मतलब नागमती के प्रति कोई ग्रज नहीं रखा। उनको उसी समय पता चल गया कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी इतनी खुश होती। अब उनका सारा प्रयास सिंघल द्वीप के लिए हो गया। अपने कुछ चुने हुए अंगरक्षकों के साथ उन्होंने सिंघल द्वीप की यात्रा शुरू कर दी और फिर एक के बाद दूसरा 7 समुद्र पार किया। तब तक हीरामन सुख एडवांस में आगे चला गया, वहां जाके पद्मिनी को भी कह दिया कि आ रहे हैं राजा रतन सेन। पद्मिनी भी उधर बेचैन हो गई। अब दोनों के बीच विवाह मिलन, दोनों के बीच भले मिलन प्रेम और फिर विवाह हुआ। फिर सिंघल द्वीप से वो लेकर आए और जब यहां पर लेकर आए तो उनका एक मतलब गुरु भी था और केयरटेकर भी कह सकते हो, राघव चेतन नाम था। वो बहुत बड़ा शैतान था। वो राघव चेतन ने सबसे बड़े शैतान अलाउद्दीन खिलजी को सूचना दे दी। अब अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का इतना सौंदर्य की चर्चा मिली कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सीधे चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और चित्तौड़ पर चढ़ाई करके और तब उसने पराजित किया राजा रतन सेन को। और उसके बाद उसने एक शर्त रख दी कि पद्मिनी मुझे समर्पित किया जाए। अब पद्मिनी को अपनी लाज की रक्षा के लिए उसने जौहर व्रत ले लिया। तो जहां पर जाकर यह पाठ, जहां पर यह ग्रंथ समाप्त होता है, वहां पर जाकर इसका गुरहार्थ खुलता है कि यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, आध्यात्मिक कहानी है। राजा रतन सेन रूह है, पद्मिनी परम सत्ता है, 7 समुद्र 7 घाटियां पार हुई। हीरामन सुख पीर है, हीरामन सुख गुरु है, उसी गुरु से उनको विवरण मिला है पद्मिनी के बारे में। और सूफी साहित्य में खलनायक का भी बहुत बड़ा महत्व है। वही से हिंदी मूवी में खलनायक आया है। वहां पर एक न एक शैतान होना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी शैतान है। और पाठ के अंत में जाकर तब मलिक मोहम्मद जायसी जब ये लाइन कहता है तब बात खुलती है कि अरे वो तो आध्यात्मिक मिलन है। वो कहता है कि राख उठाए लेन एक मुट्ठी, दिन ही उड़ाई पृथ्वी झूठी। उसका कहना है कि जो राजा रतन सेन के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर थी, वह इस शैतान के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक मुट्ठी राख से कुछ नहीं आगे बच गई, समाप्त। ईश्वर चले गए, यहां पर राख रह गई उनकी। तो यहीं पर जाके ये समाप्त होता है। तो सूफी साहित्य का यही है। और कुछ थोड़ा इसमें बच गया, उसको करते तो कल स्थापत्य और भाषा साहित्य कराऊंगा, है ना। भाषा साहित्य और स्थापत्य कुछ अभी सूफी में बच गया है कुछ क्वेश्चन। अब इसमें